हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब हम शुरू करेंगे अपना बायोलॉजी का। आई नो क्लास में काफ़ी लेट हो गए हम, ठीक है। 6-7 दिन का गैप हो चुका है। आई एम सॉरी फॉर दैट। तबीयत थोड़ा नासाज हो चुकी थी, जिसकी वजह से आपके लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। अब कोशिश करूँगा कि आगे हमारे जो किसी भी तरह से कोई लेक्चर हमारा मिस ना हो, ठीक है। खैर, अभी तक जो मैं आपको ये पढ़ाया था बायोलॉजी के अंदर, ये हमारा आपका फ़िलहाल करंटली बायोलॉजी का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, ठीक है। 4 हो शायद, 3rd हो, देख लेना, ठीक है। डाल दूंगा, मेरे याद नहीं रहता है कौन सा लेक्चर है, ठीक है। तो बायोलॉजी का 2nd चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका लेक्चर है। अब तक हम क्या बता चुके हैं आपको, एंड्रोशियम के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। एंड्रोशियम क्या होता है, उसका स्टेमन, एंथर क्या होता है, एंथर बाइलोप टेट्रास्पोरेंजिएट किस तरह से होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंथर, उसके बाद पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर, एक्साइन, इंटाइन, स्पोरोपोलिनिन, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको क्या कर चुके हैं, हम बता चुके हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन लास्ट आपको बता के छोड़ा था, ठीक है। चलिए, तो आज आगे की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे प्लांट के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा वेजिटेटिव पार्ट, जिसे रूट, स्टेम और लीफ बोलते हैं। एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो क्या होता है, आपके फ्लावर होता है। फ्लावर के अंदर आपको 4 रिंग देखने मिलते हैं, होते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स और कोरोला एसेसरी ऑर्गन है, जबकि आपके एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, जिनके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। एंड्रोशियम आपके कंप्लीटली समझा चुका था मैंने आपको चार्ट भी बनाया था समराइज करके, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात चलते हैं गाइनोशियम की तरफ को। किसकी तरफ को? गाइनोशियम की तरफ को। तो गाइनोशियम एक्चुअल में है क्या? गाइनोशियम जो है ना, वो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये सिंबल किसका? ये सिंबल मेल का है और ये सिंबल फीमेल का है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है वो क्या है, वो गाइनोशियम होता है। आई बात समझ में? अब गाइनोशियम की यूनिट को क्या बोलते हैं? गाइनोशियम की यूनिट को बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल। पहली बात, क्या बोलते हैं? कार्पल या पिस्टिल। गाइनोशियम की यूनिट को क्या बोलते हैं? कार्पल या पिस्टिल, ठीक है। अब अगर आपके जो फ्लावर है, जो आपका फ्लावर आपको देखने मिल रहा है, अगर वो उसके अंदर केवल और केवल एक ही पिस्टिल है या एक से ज्यादा पिस्टिल है, ठीक है। पिस्टिल आपके या तो 1 है या आपके क्या है, मोर देन 1 है। तो 1 हो गए तो उस प्लांट को क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी फ्लावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी। मोनो मतलब एक, कार्पल मतलब यहां से बढ़ा है, ठीक है। और एक से ज्यादा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। एक से ज्यादा में क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पल बोलेंगे। अब मल्टी कार्पल, ये जो एक से ज्यादा हैं, वे जो एक से ज्यादा आपके पिस्टिल हैं, या तो वे फ्यूज हो सकते हैं या वे फ्री हो सकते हैं। अगर वे फ्यूज हो गए तो बायोलॉजी में फ्यूज वर्ड के लिए आता है सिन। मैंने कहा था ना, सिन गैमी, गैमेट्स का फ्यूजन, सिन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सिन। और फ्री हो गया, ठीक है। ये सिन का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ठीक है। तो मल्टी कार्पलरी जो आपका पिस्टिल है, मतलब एक से ज्यादा कार्पल वहां पर मौजूद है, और वो मौजूद होने वाले कार्पल अगर एक साथ आपस में फ्यूज हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सिन कार्पस। क्या बोलेंगे? सिन कार्पस। और अगर वे फ्री हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है। गाइनोशियम फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। इसकी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं। एक किसी फ्लावर के अंदर अगर आपको एक ही पिस्टिल देखने मिली तो उसे मोनोकार्पेलरी फ्लावर बोलेंगे। एक से ज्यादा है तो मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। अगर वे जो एक से ज्यादा पिस्टिल है, अगर वो फ्यूज हो गए तो सिनकार्पस बोलेंगे। फ्री है तो उसे क्या बोलेंगे? एपोकार्पस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये तो थी हमारी किसकी बात? ये तो थी हमारे गाइनोशियम को लेके बात। अब अगर मैं बात करता हूँ एक पिस्टिल के स्ट्रक्चर की, ठीक है, एक पिस्टिल के या एक कार्पल के स्ट्रक्चर की, तो एक कार्पल के अंदर या एक पिस्टिल के अंदर आपको 3 पार्ट दिखाई देखने पड़ेंगे। सबसे पहला है स्टिग्मा, दूसरा हो गया आपके स्टाइल, और तीसरा होता है आपका ओवरी। क्या होता है? ओवरी। और ओवरी क्या होता है आपका? ये बल्ज्ड पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है, फूला हुआ हिस्सा होता है। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, इस तरह से आपका ये होगा, ये आपका स्टिग्मा होगा, ये आपका स्टाइल होगा, और ये लास्ट में क्या देखने मिलेगा आपको? ये ओवरी देखने मिलेगी। ये लो, ये ओवरी हो गई, ये स्टाइल हो गया, और ये क्या हो गया आपका? ये जो सरफेस दिखाई पड़ रही है ये आपका स्टिग्मा कहलाया जाएगा, ठीक है।
तो ये है आपके टिपिकल पिस्टिल का, टिपिकल गायनोशियम का कार्पल का डायग्राम कि ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जो है वो आपके लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर क्या होता है एक्चुअल में, जो पोलन ग्रेन होते हैं ना आपके, वह आकर यहाँ पर लैंड करते हैं, पोलन ग्रेन लैंड करते हैं। ये स्टिग्मा के लिए लैंडिंग सरफेस है। हेलीकॉप्टर जहाँ पर लैंड करते हैं क्या बोलते हैं, हेलीपैड। तो इसे क्या बोलेंगे, पोलन पैड। ऐसे बोल रहा, कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये जैसे हेलीपैड जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करता है ना, वैसे पोलन ग्रेन यहाँ पर लैंड करा तो क्या बोलेंगे, पोलीपैड। ठीक है, और पोलन पैड। ठीक है, और उस पोलन पैड का हमने स्टाइलिश का क्या नाम रख दिया, स्टिग्मा। आई बात समझ में। उसके बाद में इस पोलन पैड को और इस ओवरी को, ठीक है, एक कनेक्ट कर रहा है स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, स्टाइल है। उसके बाद में ये ओवरी आती है। ओवरी क्या होती है, आपकी बल्ज पार्ट होती है। ठीक है, और इसी ओवरी के अंदर आपको देखने मिलते हैं क्या, कुछ चैम्बर देखने मिलेंगे। क्या देखने मिलेंगे, कुछ चैम्बर देखने मिलेंगे। लेट अस सपोज इस ओवरी के अंदर आपके इस तरह से चैम्बर, मैंने मान लिया इस तरह से चैम्बर हो गए आपके, ये आपकी ओवरी हो गई, और ये इस तरह से आपके यहाँ पर चैम्बर देखने मिलेंगे। तो एक चैम्बर, दो चैम्बर, तीन चैम्बर। ये क्या होगा, ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये खाली जगह। ठीक है, खाली जगह के लिए वर्ड यूज किया गया यहाँ पर लोक्यूल का। क्या बोला गया, लोक्यूल। अब चूंकि ये लोक्यूल खाली जगह किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है, तो इन्हें क्या बोला गया, इन्हें बोला ओवेरियन लोक्यूल। क्या नाम बोला इनका, ओवेरियन लोक्यूल। ये क्या होती है, ये होती है ओवेरियन कैविटी। कैविटी बोलते हैं खाली जगह को। ओवरी के अंदर जो खाली चैम्बर या खाली जगह है उसे हमने क्या बोला, लोक्यूल बोला। ठीक है, और इसे हमने क्या बोला, ओवेरियन लोक्यूल बोला। उसका एग्जैक्ट नाम क्या रख दिया, ओवेरियन लोक्यूल। तो इसी ओवेरियन लोक्यूल के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, इसी ओवेरियन लोक्यूल के अंदर आपके प्रेजेंट होता है प्लासेंटा। क्या है, प्लासेंटा। ठीक है, एक्चुअल में प्लासेंटा ना बोल के यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। और वो ओव्यूल करेक्ट रहता है ओवेरियन लोक्यूल से, किसके थ्रू, एक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसका नाम क्या होता है, प्लासेंटा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, ये बोर्ड इस दीवार से कनेक्ट है, ये बोर्ड इस दीवार से कनेक्ट है। किसके थ्रू कनेक्ट है, इस कील के थ्रू कनेक्ट है। आई बात समझ में। ये आपको खाली स्पेस दिखाई पड़ रहा है जिसके थ्रू मैंने कील लगा रखी है, जो यहाँ पर नेल है वो इसके थ्रू लगा रखी है। ठीक है, तो इस खाली पड़े स्पेस के थ्रू कनेक्ट है कौन, इस कील के थ्रू, इस खाली स्पेस में, और इस दीवार के थ्रू आ कौन रहा है, ये कील आ रही है। तो ये प्लासेंटा क्या हो गई, आपकी कील हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी एक तरह से ओवेरियन लोक्यूल। ये दीवार क्या होगी, ओवेरियन लोक्यूल, और ये क्या हो गई, ये ओव्यूल हो गए। ठीक है, और ओव्यूल आपने देखा है, ओव्यूल आपने जो सीड होता है ना, सीड, जो किसी भी फ्रूट का सीड देख लो आप, वो एक्चुअल में फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओव्यूल होता है ना, वो एक्चुअल में सीड ही होता है। समझ में आई बात। तो वो ओव्यूल होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओवेरियन कैविटी के अंदर या ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपके ओव्यूल होते हैं। और ओव्यूल कनेक्ट होते हैं किसके थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू। और जिस तरह से वे अरेंज होंगे उस प्रोसेस को बोला जाता है प्लासेंटेशन। क्या बोलते हैं, प्लासेंटेशन। तो प्लासेंटेशन का मतलब ये हो गया कि इनसाइड ओवेरियन लोक्यूल के अंदर जो पैटर्न है, जो अरेंजमेंट है ओव्यूल का, ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवेरियन लोक्यूल, ठीक है, थ्रू द प्लासेंटा। प्लासेंटा एक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट करता है ओव्यूल को ओवेरियन लोक्यूल की दीवारों से। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं आपके प्लासेंटेशन बोला जाता है। समझ में बात। चलिए, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। प्लासेंटा बता दिया आपको मैंने। ठीक है, चलिए अब ओव्यूल के बारे में बात कर रहे थे हम। ठीक है, एक्चुअल में ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल होता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, अब चलते हैं बात आगे की तरफ क्या है। चलिए, तो मैं आपको शुरुआत के दौर से बता रहा था, मैंने आपको एंथर के डेवलपमेंट में बताया था। क्या बताया था, मैंने आपको एंथर के डेवलपमेंट के अंदर बताया था कि एंथर के डेवलपमेंट में शुरुआती अवस्था में हमारी सेल क्या होती है, इस तरह से होती है। इसके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, और बाहर क्या होती है, बाहर होती है एपिडर्मिस। ठीक है, क्या होती है, एपिडर्मिस। ठीक है, आपके एंथर के डेवलपमेंट में ये अपनी शेप चेंज कर किस तरह से कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। और जो 4 सेल कॉर्नर की होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर, आर्की स्पोरल सेल के अंदर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर 4 सेल की जगह अंदर की कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, केवल एक ही क्या बनाती है, ये एक्चुअल में राउंडेड सा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इस तरह से क्या रहती है, ये केवल एक ही बनाती है, क्या, आर्की स्पोरियल सेल बनाती है, एक ही बनती है। और बाकी के क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। बाहर इसके क्या है, बाहर इसके एपिडर्मिस ऑलरेडी मौजूद है ये। ठीक है, ये आर्की स्पोरियल सेल क्या होती है, आर्की स्पोरियल सेल। ठीक है, याद करो एंथर के डेवलपमेंट में आर्की स्पोरियल सेल डेवलप हो रही थी 2 सेल के अंदर। एक हो रही थी प्राइमरी पैराइटल सेल, किसके अंदर, प्राइमरी पैराइटल सेल, जो कि वॉल लेयर की फॉर्मेशन कर रही थी, किसके,
एंथर के, तो क्या हो गया प्राइमरी पैरेटल सेल, एक हो गया प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यहाँ तक के तो सारी चीजें सेम है, लेकिन फर्क किस चीज का आया, यहाँ तक फर्क आया प्यारे बच्चों, केवल यहाँ पर के एंथर में केवल यहाँ पर 4 सेल थी और यहाँ पर एक ही आर्किस्पोरियल सेल बनती है, ठीक है। उसके बाद में जो प्राइमरी पैरेटल सेल है, ये प्राइमरी पैरेटल सेल डेवलप होता है, डिवाइड करता है किसके अंदर, न्यूसेलस के अंदर बनता है, जो कि एक डिप्लॉइड टिश्यू होता है। क्या होता है, डिप्लॉइड टिश्यू होता है। और जो आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है वो आपके डेवलप हो जाती है किसके अंदर, मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर। किसके अंदर, मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर, ठीक है। इसका मतलब भाई पैरेटल टिश्यू क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल बीच में होगी और उसके बाहर जो टिश्यू होगा उसे पैरेटल टिश्यू बोलेंगे और न्यूसेलस बोलेंगे। इसका मतलब कि किसी भी चीज के अंदर जब आप किसी भी आप फीमेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर ये मदर सेल है तो इसके बाहर क्या प्रेजेंट रहेगा, इसके बाहर प्रेजेंट रहता है न्यूसेलस। और न्यूसेलस के अंदर क्या होता है, न्यूसेलस में आपके स्टोर्ड फूड होता है बहुत बड़े अमाउंट में, मतलब इतना के फूड इनके लिए काफी है, इतने अमाउंट में यहाँ पर न्यूसेलस के अंदर क्या होता है, ये फूड होता है और इसी फूड को नरिश प्रोवाइड करता है मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक के अंदर ये इसी चीज को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कहीं नहीं मिलने का भाई साहब, ये इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा, आई बात समझ में, कहीं नहीं मिलने का क्लासिफिकेशन। लैंग्वेज भले मिल जाओ लेकिन बड़ा आसान सा करके समझाया मैंने, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यानी जो अर्ली स्टेज में जो आपकी जो सेल थी ये क्या थी, बाहर वाली तो अगेन एपिडर्मिस ही थी और अंदर वाली क्या थी, अंदर वाली जो थी ये आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। इनमें से कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एक मेरिस्टेमेटिक सेल से कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपस में फ्यूज करके एक आर्किस्पोरियल सेल की फॉर्मेशन करती है। एक आर्किस्पोरियल सेल कन्वर्ट कर डिवाइड करती है प्राइमरी पैरेटल के अंदर और प्राइमरी स्पोरोजिनस के अंदर। प्राइमरी पैरेटल सेल जो होते हैं वो क्या बनाती है, वो पैरेटल टिश्यू ऑफ दी आपके क्या बनाती है, ये आपके ओव्यूल बनाती है, ठीक है। आई बात समझ में। और उसमें उसे क्या बोलते हैं, उसे न्यूसेलस बोलते हैं। फिर आता है आपके प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये क्या बनाती है, मेगास्पोर मदर सेल। और ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करती है और मियोसिस करने के बाद में क्या बनाती है, 4 मेगास्पोर बनाती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर टेट्राड बोलते हैं। और इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। वहां क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था। आई बात समझ में। अब ये जो 4 मेगास्पोर है, ध्यान से देखिएगा, ये जो 4 मेगास्पोर हैं शुरुआती अवस्था में 4 में से 3 मेगास्पोर क्या कर जाते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं और 1 मेगास्पोर क्या होता है, वो केवल 1 मेगास्पोर फंक्शनल होता है। आई बात समझ में। क्या होता है, 1 मेगास्पोर फंक्शनल होता है और 3 क्या कर जाते हैं, वहां से डीजेनरेट कर जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल मेगास्पोर मदर सेल के अंदर कन्वर्ट होती है। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करती है, 4 मेगास्पोर की फॉर्मेशन करती है। मेगास्पोर 4 जो होते हैं उनमें से 3 डीजेनरेट कर दिए, एक जो है वो फंक्शनल हो जाता है। यानी आगे पार्टिसिपेट कौन करेगा, वो 1 मेगास्पोर ही करेगा। इसके पीछे का कारण ये है कि 4 मेगास्पोर सबसे पहले, एक तो ये जो अरेंज होते हैं ना, आपने देखा होगा पोलन ग्रेन अरेंज इस तरह से होता है, टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होता है इस तरह से, और एक इसके पीछे होता है, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरह से आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ये इस तरह से आपके अरेंज रहते हैं, ठीक है। और माइक्रोस्पोर हैं, बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर, उनकी फूड की रिक्वायरमेंट भी काफी कम होती है, इसलिए उनका नंबर वे 4 के 4 सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन ये एक तो साइज में बड़े होंगे मेगास्पोर, ठीक है। उसके बाद में लीनियरली अरेंज रहते हैं अपने आप को, तो फूड रिजर्व मटेरियल इन्हें क्या चाहिए, ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा होगा तो ये 4 क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर किसके अंदर बनेंगे, 4 एम्ब्रियो सैक के अंदर कन्वर्ट होंगे। 4 एम्ब्रियो सैक के अंदर 4 फर्टिलाइजेशन करके 4 जाइगोट की फॉर्मेशन बनेगी, 4 एम्ब्रियो बनेंगे। मतलब थोड़ा सा फूड की प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि किसी के अंदर माल फंक्शन किसी तरह का हो जाए। आई बात समझ में। चलिए तो हम आगे की तरफ चलते हैं। तो 3 डीजेनरेट होने के बाद में एक क्या होता है, एक फंक्शनल होता है, ठीक है। अब जो एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो क्या करता है, उसका आगे की देखेंगे हम, ठीक है। जो आपका एक मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, जो फंक्शनल एक मेगास्पोर बनता है वो क्या रह जाता है, वो एक होता है कुल, ठीक है। क्या होता है, एक होता है। अभी आगे बढ़ाऊंगा कि कहां से होता है, किस तरह से होता है। अब ये क्या कर देता है, शुरू कर देता है माइटोटिक डिवीजन। क्या कर देता है, माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन करने के बाद में फंक्शनल मेगास्पोर जो कि एक होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आपके वो 2 न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 2 के बाद में डिवीजन होता है 4 का, 4 के बाद में डिवीजन होता है यहाँ पर 8 न्यूक्लियाई का, ठीक है। आई बात समझ में।
तो यानी एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डिवाइड करके दो न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो डिवीजन होता है इस डिवीजन को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब ये हुआ कि आपके साइटोकाइनेसिस इज नॉट डू नॉट फॉलोड बाय द कैरियोकाइनेसिस। एक कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद में साइटोप्लाज्म भी या सेल भी अपने आप को डिवाइड कर लेगी, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल शुरुआती अवस्था में न्यूक्लियस लगातार डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियस के बाद में डायरेक्ट सेल की फॉर्मेशन, सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती है। इसीलिए लिखा है कि साइटोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द कैरियोकाइनेसिस इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक आपके गायनोशियम। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक जो गायनोशियम है उसमें साइटोकाइनेसिस के बाद में क्या नहीं होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद में क्या नहीं होता है, आपके साइटोकाइनेसिस नहीं होता। उसके बाद में जो आपके 8 न्यूक्लियस जो बनते हैं, इन 8 न्यूक्लियस में 4 एक साइड में और 4 एक साइड में हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये स्ट्रक्चर इस तरह का है, आप देखिएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी के अंदर आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं यहीं पे उसका वो भी लगा दूंगा, फोटो लगा दूंगा, ताकि आपको देखने और समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ये नई एनसीईआरटी है आपकी। ठीक है, क्लियर है? ये देखिए, ये आपका क्या है, ये मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ से एक मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिवाइड करके 2 में बनाई, मेगास्पोर डायड बना। डिवाइड करके क्या बनाई, 1 2 3 4 मेगास्पोर टेट्राड बना। 4 में से जो 3 हैं, 4 में से जो 3 हैं आपके ये ऊपर से तीसरे वाले, ये 3 ऊपर के यहाँ से क्या करके डिजनरेट कर गए। जो नीचे वाला बचा मेगास्पोर है, ये क्या होता है, फंक्शनल मेगास्पोर है। ये फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करके 1 से 2 के अंदर बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना। ठीक है, अब 8 के बाद में क्या करता है, 8 के बाद में ये मूव करता है अपोजिट पोल की तरफ को। ठीक है, 8 डिवीजन होने के बाद में 3 न्यूक्लियस इस पोल पर, 3 न्यूक्लियस इस पोल पर, और एक एक बीच में रह जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर चलिए मैं आपको बता देता हूँ, समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, मेगास्पोर। ठीक है, अभी मेगास्पोर डिवाइड करा, इसके न्यूक्लियस ने क्या बना लिया, 2 न्यूक्लियस बना लिए। उसके बाद में क्या बना लिया, 4 न्यूक्लियस बना लिए। ठीक है, एक इसने एक इसने। उसके बाद में क्या बना लिया, 8 न्यूक्लियस बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी तक यहाँ तक केवल और केवल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ही चल रहा था। आई बात समझ में? यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा था न्यूक्लियस के डिवाइड करने के बाद में। बीच में इसका सेंट्रल वैक्यूल तो है ही है, होता ही है, प्लांट सेल है तो उसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में 4 में से हुआ कि 3 न्यूक्लियस अपनी सेल बना लेते हैं, यहाँ पर 3 यहाँ पर बना लेते हैं, और अरेंजमेंट कुछ इस तरह का हो गया। ये लो, ये 3 न्यूक्लियस ये रहे, और 3 न्यूक्लियस क्या रहे, ये रहे। ठीक है, और एक न्यूक्लियस से फ्री आगे आ जाता है, एक न्यूक्लियस से आगे आ जाता है। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, देखो स्टेज ध्यान से देखिए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 के बाद में 6 सेल, 6 न्यूक्लियस जो होते हैं वे अपने चारों तरफ सेल वॉल की फॉर्मेशन कर लेते हैं और 6 सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो क्या होते हैं, बाद में ये दोनों न्यूक्लियस भी क्या कर लेते हैं, दोनों न्यूक्लियस यहाँ पर आने के बाद में, लास्ट वाले में डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आने के बाद में ये भी एक सेल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, साइटोकाइनेसिस कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हो जाता है। ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है? अब देखिए, अब ये है आपका फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम एम्ब्रियोसैक भी बोलते हैं। अब इसके अंदर कितनी सेल है, 3 सेल, 1 2 3, 3 सेल, 1 2 3 6, और एक बीच वाली सेल। कितनी सेल हो गई, 7 सेल हो गई। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और 2 इसके अंदर हो गए। कितने न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। तो इस फीमेल गैमेटोफाइट को, या आपके फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो मैंने आपको समझा दिया। 1 से 2, 2 से 4, इससे पहला प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, होता यह है कि जो आपका स्पोरोजेनस टिश्यू है वो किसके अंदर डेवलप होता है, वो आपके मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डेवलप होता है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल जो होती है आपके, वो डिवाइड करती है मियोसिस के थ्रू, 4 मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, 3 डिजनरेट कर जाते हैं, और एक क्या होता है, फंक्शनल होता है। और जो फंक्शनल वाला मेगास्पोर होता है, माइटोटिक डिवीजन करके अपना नंबर बढ़ाता है, 2 4 8 करता है। 8 के बाद में 3 एक साइड में, 3 एक पोल पे, और एक न्यूक्लियस बीच में आकर फ्यूज कर जाते हैं। वे जो 3 साइड में गए उन्होंने अपनी सेल बना ली, ये जो 3 यहाँ पर रहे उन्होंने अपनी बना ली, और ये जो बीच में 2 न्यूक्लियस है उन्होंने अपनी सेल वॉल बना ली। ठीक है, इस हिसाब से 3 और 3 6 और एक 7 सेल स्ट्रक्चर हो गए। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर कितने हैं, 8 हैं। तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। समझ में आई बात आपके, क्लियर है? तो ये था आपका फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम एम्ब्रियोसैक भी बोलते हैं। सो ये क्या है आपका, ये वाला डायग्राम आपका फीमेल गैमेटोफाइट का है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोसैक भी बोलेंगे। ये देखिए, ये है आपका डेवलप पूरा का पूरा एक मैच्योर आपके
जो एम्ब्रियो सैक है, जिसे फीमेल गैमेटोफाइट भी बोला जाता है, ये है वो चीज़, ठीक है। तो ये आपका मैच्योर क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, जो कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर होता है। आई बात समझ में, क्लियर है। अब ये एम्ब्रियो सैक होता कहाँ है, ये जो एम्ब्रियो सैक बना है ये होता कहाँ है, यही एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है एक्चुअल में किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर यही एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए अब कैसे बनता है वो देख लो। अब एक डायग्राम बनाता हूं मैं आपके सामने, वो देखिएगा, ठीक है। एम्ब्रियो सैक कहां प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर। ये है आपका बीच का एम्ब्रियो सैक, ठीक है। क्या है, एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के बाहर, जब ये एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या होता है, इस एम्ब्रियो सैक के बाहर यहां पर कुछ कवरिंग होती है इस तरह से, ठीक है। ये लो, किसी में एक है, किसी में दो है, ठीक है। आई बात समझ में, ये लो, ठीक है, ये लो, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है आपका, ये एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक के बाहर कुछ हार्ड कवरिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। इसे बोलते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट। जो आप बीज निकाल के जो बाहर को आपको दिखाई पड़ता है ना, हार्ड हार्ड सा, बाद में वही इंटीग्यूमेंट होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपके इनर इंटीग्यूमेंट हो गया, ठीक है। इस जगह से इंटीग्यूमेंट क्या है, यहां से एब्सेंट है। ये क्या होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइलर एंड। और ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द ओव्यूल को रिप्रेजेंट करता है। इसके जस्ट अपोजिट पे पीछे की साइड में क्या है आपके, उसे बोलते हैं चेलाजल एंड। क्या बोलता है, चेलाजल एंड बोलते हैं। और ये आपके बेसल पार्ट, बेसल सरफेस को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, ठीक है। उसके अलावा ये आउटर इंटीग्यूमेंट, ये बीच में क्या हो गया, बीच में होता है आपके एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, ठीक है। उसके बाद में आप देखते हैं ये क्या है, ये आपका है प्लासेंटा, जिसके थ्रू ये ओव्यूल, ये एक्चुअल में ओव्यूल है। ये डायग्राम किसका है, ये ओव्यूल। और ओव्यूल भी कौन सा, एनाट्रोपस ओव्यूल, बाद में बताऊंगा एनाट्रोफस, एम्फीट्रोफस, ठीक है, क्या होते हैं। फिलहाल आप ये समझ लिए कि जो एंजियोस्पर्म के अंदर आपको ओव्यूल देखने मिलता है वो कैसा होता है, वो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होती है प्लासेंटा, जिसके थ्रू ये क्या होता है, ये ओवेरियन लोक्यूल से कनेक्ट रहता है। ये प्लासेंटा जिस स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या होते हैं, फ्यूनिकल। ये स्टॉक होता है, आधार ग्रंथ होता है किसका, ओव्यूल का होता है। और ये फ्यूनिकल और ये जो ओव्यूल का अपर पार्ट है, ये इस पॉइंट पर आकर अटैच हुआ नहीं हुआ, देखो ये यहां से आके मैंने ऐसा कर दिया, इस पॉइंट पर आकर अटैच हुआ नहीं हुआ। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है हाइलम बोला जाता है, ठीक है। अब आपकी चीजें समझ में आ गई होंगी कि चेलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड, प्लासेंटा, फ्यूनिकल, हाइलम, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट और एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो फीमेल गैमेटोफाइट मैच्योर बना, वो कैसे बना वो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया। इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर भरा रहता है डिप्लॉइड टिश्यू आपके, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। क्या होता है इसके अंदर, न्यूसेलस, ठीक है, ठीक है। डिप्लॉइड टिश्यू है, इसके अंदर सेल्स भी होती हैं जो क्या होती है, मेगास्पोर मदर सेल कहलाई जाती है। उसके बाद का क्लासिफिकेशन की स्टोरी आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया। ये क्या हो गया, ये चेलाजल एंड हो गया। तो अगर मैं इस एम्ब्रियो सैक को एज इट इज यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो ये एम्ब्रियो सैक को बाहर निकालकर ये एम्ब्रियो सैक का चेलाजल एंड हो गया, ये एम्ब्रियो सैक का माइक्रोपाइलर एंड हो गया। अच्छा, माइक्रोपाइलर एंड में यहाँ पर आपने देखा होगा कि इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है। उसका कारण है, मैंने आपको बताया था कि जब आपके पोलिनेशन के बाद में जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो पोलन ट्यूब डेवलप होती है, और वो पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। और वो मेल गैमेट क्या करते हैं, वो एंटर करते हैं इस एंड के थ्रू। यहाँ पर जगह एब्सेंट है, इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है, तो वह पोलन ट्यूब कहाँ को एंटर करेगी, यहीं को एंटर करती है। इस एंड को माइक्रोपाइलर एंड बोला जाता है। अगर ये ओव्यूल के केस के अंदर ये एंट्री प्रोवाइड कराता है किसकी, पोलन ट्यूब की एंट्री देता है। जबकि जब ये सीड बन जाता है उसके बाद में ये ओपनिंग ऐसी की ऐसी रहती है, वहां को एंटर लेता है, वाटर एंटर करता है। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब ये चेलाजल एंड हो गया, ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया। याद करो, मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने कहा था कि ये 3 सेल आपकी क्या हो गई, 3 सेल आपकी हो गई ये, और आपकी 3 सेल इधर हो गई, और ये दो न्यूक्लियर इसके बीच में 1 सेल का ये हो गया। ये आपके मैच्योर बनाया था मैंने फीमेल गैमेटोफाइट का, ठीक है। एक्चुअल में ये जो 3 सेल जो होती है ये होती है एंटीपोडल सेल। क्या होती है, एंटी
पोडल सेल। तो चलाजल एंड की तरफ जो आपको 3 सेल देखने मिलेगी, उन 3 सेल का नाम क्या होता है? उन 3 सेल का नाम होता है एंटीपोडल सेल। क्या नाम होता है? एंटीपोडल सेल होता है। ठीक है, उसके अलावा जो बीच में जो आपको 2 न्यूक्लियाई देखने मिलेंगे उन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोला जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई बोला जाएगा। अब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, इसके एंटीरियर पार्ट की तरफ जो आपको 3 सेल देखने मिलती है ना, इसमें जो बीच वाली सेल होती है, बीच वाली सेल, ये अपने आप को, ये एक्चुअल में क्या होती है? ये एक्चुअल में एग सेल होती है। क्या होती है? एग सेल, जो बीच वाली होती है। और ये जो नीचे की जो साइड की जो 2 सेल होती है, इन्हें क्या बोलते हैं? मैंने बोलते हैं सिनर्जिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आई होप आपके समझ में आ गया, थोड़ा होच पोच हो गया होगा, लेकिन देख लेना, नाम बोल रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी के अंदर ये बड़ी करके दे रखा है आपको, थोड़ा सा एनसीईआरटी में उल्टा दे रखा है ऐसा करके। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्सेल हो गया, सिनर्जिड हो गया। इस सिनर्जिड की यहाँ पर क्या होती है? सिनर्जिड होते हैं यहाँ से थिकनिंग होती है कॉर्नर की तरफ से। क्या होती है? थिकनिंग होती है। और ये सिनर्जिड एक्चुअल में गाइड करते हैं किसे? पोलन ट्यूब को। भाई पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ को एंटर करेगी, ये पोलन ट्यूब को कैसे पता? उधर से वेजिटेटिव सेल बैठा, इधर से सिनर्जिड बैठे, उसने वेजिटेटिव सेल ने केमिकल सिक्रीट करा, सिनर्जिड सेल ने केमिकल सिक्रीट किए, उसी केमिकल के स्टिमुलस से ये पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है उस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में। कहाँ? उस साइड से केमिकल आ रहा, उस साइड से केमिकल आ रहा। ठीक है, तो सिनर्जिड का काम, माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिड क्यों रखे गए? क्योंकि पता चलना चाहिए कि माइक्रोपाइलर को ही हमें एंट्री करनी है। अरे भैया, दरवाजे क्यों बनाया जाता है? कमरों में आने के लिए, वरना दीवारें तोड़कर भी आ जा सकता है। ठीक है ना, दीवारें तोड़ के कोई जाएगा अपने घर में? रोज दीवार बनेगी इस तरह से? तो दरवाजा बना दिया, और सबको पता है कि ये दरवाजा है, इसीलिए अब तुम्हें यहीं को ही आना है। कोई अनजान पहली बार उस घर के अंदर आया, आपको नॉक करेगा, वो गेट के थ्रू ही नॉक करेगा। तो ये उसका गेट है, यहाँ से इंटीग्यूमेंट हटा दिया गया, रास्ता है जिसके थ्रू आएगा। ठीक है, माइक्रोपाइलर को गाइड कौन करता है? माइक्रोपाइलर जो आपकी ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब, उसे गाइड करते हैं वहीं से वेजिटेटिव सेल और यहाँ से सिनर्जिड सेल, दोनों केमिकल रिलीज करते हैं, इनके बीच में केमिकल कन्वर्सेशन चलती है, और केमिकल कन्वर्सेशन व्हाट्सएप के थ्रू क्या करते हैं? यहाँ से एंटर करता है। आई बात समझ में? इस एंड को क्या बोलते हैं? चलाजल एंड बोलते हैं। इसे दूसरे वालों को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। माइक्रोपाइलर एंड से इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं और ये एंटीरियर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। चलाजल एंड की तरफ क्या होता है? एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, सब चीजें बाद में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये एग सेल हो गया। ठीक है, एग सेल, सिनर्जिड, पोलर न्यूक्लियर, और आपके क्या हो गए? ये एंटीपोडल सेल हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि शुरुआती अवस्था में जो आपकी सेल जो होती है, जो अपनी शेप को चेंज कर कर क्या बना लेती है? 1 2 3 4 मेगास्पोर और टेट्राइड की फॉर्मेशन कर लेती है। और उन 4 में से जो ऊपर वाले 3 हैं वे क्या कर जाते हैं? वे डीजनरेट कर जाते हैं, और नीचे वाला एक क्या होता है? वो फंक्शनल होता है। एक्चुअल में वो इस तरह से, एनसीईआरटी में थोड़ा सा उल्टा है, ये इस तरह से अपोजिट करके, एनसीईआरटी ने सारे डायग्राम उल्टे घुमा के बना रखे। ठीक है, अपोजिट करके। ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला एंड है, ये क्या है? ये माइक्रोपाइलर है। कंफ्यूज हो जाओगे, लो मैं नीचे बना देता हूँ उसमें। ठीक है, 1 2 3 4, नीचे वाला क्या है? माइक्रोपाइलर एंड है। आई बात समझ में? और ऊपर वाला क्या होता है? चलाजल एंड होता है। तो 3 मेगास्पोर डेवलप, डीजनरेट कर जाते हैं किस साइड के? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ के। जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उस साइड के 3 मेगास्पोर डीजनरेट कर जाते हैं, केवल 1 मेगास्पोर रिमेन बचता है, वो भी चलाजल एंड वाला। और वही क्या होता है? वही फंक्शनल मेगास्पोर होता है, जो कि आगे पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर? फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने के अंदर आपको रोल प्ले करता है। आई बात समझ में? चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, थोड़ा सा समझा दूं। चलिए, लिखा हुआ भी है इसमें। खैर, तो भैया जी, इसमें सब चीज़ें ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं इसमें। और चलिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, और ये नीचे के आपके क्या कर जाते हैं? 3 डिजनरेट कर जाते हैं, ऊपर का एक फंक्शनल रहता है। ठीक है, ये एक्चुअल में वो मैच्योर है। चलाजल एंड आ गया, एंटीपोडल सेल समझ में आ गया, बताऊंगा आपको। ये भी इसी तरह से होता है। पोलर न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल, एग सेल, सिनर्जिड, फिलीफॉर्म एपरेटस। थिकनिंग बताई थी ना मैंने। थिकनिंग, वे थिकनिंग क्या करती है? केमिकल डायलॉग में, कन्वर्सेशन में रोल प्ले करती है, केमिकल सिक्रेट करती है, उसे बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये इधर आ गया। अब ये वाला डायग्राम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, जो मैं बोल रहा था। ये एक्चुअल में मैंने ऐसे बनाया, इस तरह से करके, और आपके एनसीईआरटी में ऐसे है। देखो, हाइलम आप जानते हैं, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जिसके थ्रू क्या करता है? आपका प्लासेंटा, जिसके थ्रू आपका फ्यूनिकल अटैच होता है, किसके थ्रू? आपके ओव्यूल से अटैच होता है।
माइक्रोपाइल जहाँ से इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं, माइक्रोपाइलर पोल, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट जो कि बाद में सीड कोट के अंदर कन्वर्ट होती है, न्यूसेलस डिप्लॉइड टिश्यू, उसके अंदर क्या होता है आपके एम्ब्रियो सैक भरा होता है। ठीक है, क्लियर है। एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या देखने मिलता है आपको, न्यूसेलस देखने मिलता है। ये मैं ऑलरेडी आपको क्या कर चुका था, बता चुका था। ठीक है, और एक्चुअल में जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है आपका, जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही मेगास्पोरेंजियम बोला जाता है। ठीक है, या इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं, हम ओव्यूल बोलते हैं। इंटीग्यूमेंटेड ऐसी मेगास्पोरेंजियम जिसके बाहर इंटीग्यूमेंट हो उसे क्या बोलेंगे, ओव्यूल बोलेंगे। और वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, उसे हम सीड बोलते हैं। समझ में आई बात। तो ये आपके फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होता है, पूरा होता है। मेल गेमेटोफाइट मैंने आपको बता दिया, फीमेल गेमेटोफाइट भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आई होप आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को देख के समझ में आए तो ठीक, नहीं आया तो मुझे बताएं, मैं दोबारा इसे रिपीट कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा एनर्जी डाउन इस वजह से बच्चों, रोजे चल रहे हैं ना, तो आज थर्ड रोज़ा है, तीसरा रोज़ा है, तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन है, लेकिन कम नहीं है, जोश कम नहीं है, जोश अभी भी हाई है। ठीक है, थोड़ा सा ये है कि लगभग मुझे 2 घंटे के आसपास लगातार यहाँ पर बोलते हुए हो गए। 10th का लेक्चर भी रिकॉर्ड करना होता है, 11th का भी रिकॉर्ड करना होता है, तो इस वजह से लगभग 2 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ, तो भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। ठीक है ना, तो इस वजह से थोड़ी सी मेरी एनर्जी का इस टाइम पे डाउन है। आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। अगर आपको जो है समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, मुझे मैसेज कर दें, मैं क्या कर दूँगा आपको, मैं आपको ये चीज़ दोबारा बड़े आसान से शब्दों में बता दूंगा। ठीक है, और रोज़ा खोलने के बाद मैं तब समझाऊंगा ताकि मेरी एनर्जी का लेवल बिल्कुल बूस्ट अप रहे। ठीक है, आई बात समझ में। तो प्लीज़ बियर विद मी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें अभी फिलहाल। चलिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।